हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आपके लिए आवर साइलेंट लव वांगचुन फैन फिक्शन लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। ये एक नई फैन फिक्शन है और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बता देना चाहती हूँ। गाइस, जो ये फ़ैन फिक्शन है इसमें जो हमारा विंग है वो म्यूट है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से म्यूट था। बचपन में उसके साथ कुछ ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वो फिर बोल नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, बस उसके अंदर इतनी हिचकिचाहट और घबराहट भर गई कि वो फिर ज़िंदगी में कभी बोल ही नहीं पाया। जी हाँ, हमारा विंग जब छोटा होता है तो उसके सामने उसके पेरेंट्स जिस हालत में मरते हैं उसके बाद उसे इतना गहरा शॉक लगता है, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता कि हर ट्रॉमा सह सके। इसलिए विंग जो है हमारा बहुत फ्रजाइल होता है, बचपन से ही थोड़ा बीमार रहने वाला इंसान होता है। और जब वो अपने पेरेंट्स को अपने सामने ही मरते देखता है तो उसके मन में, उसके जहन में ऐसा सदमा बैठ जाता है कि वो ज़िंदगी में कभी बोल नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्माइल नहीं करता या चीज़ों को समझता नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट है और सुपर क्यूट भी है। उसकी स्माइल देख के हर कोई फ़िदा हो जाता था, अपना दुख दर्द भूल जाया करता था। और उसके अंकल जियांग फेंगमिया उसे गोद ले लेते हैं। उसकी आंट का यानी कि मैडम यू का उसके प्रति बहुत ही सख्त मिजाज होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेटे और अपनी बेटी पे ही ध्यान दिया करती थी। उनको विंग से कोई लेना देना नहीं होता था। विंग जो है वो एक म्यूट बच्चा होता था, जिसकी वजह से उसकी केयर करनी भी बहुत ज़रूरी थी। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल किस्म का बच्चा होता था जिसे बहुत अटेंशन की ज़रूरत थी, और वो अटेंशन उसकी शीज़े दिया करती थी, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख के। विंग इसमें एक ओमेगा है जो बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी क्यूट सी स्माइल सबका दिन बना देती है। वो इशारों में बातें करता है। ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं पाएगा तो वो इशारे नहीं कर सकता। उसकी शिजे उसके सारे इशारे समझती थी। मैडम यूँ अक्सर उसे डांट दिया करती थी, लेकिन उसकी क्यूट से बनी फेस को देखकर सबका गुस्सा शांत हो जाया करता था। और यहाँ पर हमारा लाओ वांग जी, जो कि एक गैंगस्टर है। जी हाँ, वो बहुत ख़तरनाक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो गैंगस्टर बनना चाहता था, बट उसकी फैमिली में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि वो पूरी फैमिली गैंगस्टर बन गई, और उन्हें इसी तरह लोगों को धमकाना और मारना पीटना ही पसंद था। वो अपने असूलों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते थे। उनके गैंगस्टर में भी ईमानदारी वाले काफ़ी असूल हुआ करते थे, जिसके तहत वो लोगों को पनिश भी करते थे जो उनके ईमानदारी के असूल तोड़ा करते थे। यहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा देखने में कि हमारे विंग और वांग जी की मुलाकात बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन में होती है। उसके बाद कैसे कैसे वो दोनों एक दूसरे से फेमिलियर होंगे, और मज़ा आएगा देखने में कि ये जो म्यूट जो हमारा वी विजन है, आगे चल के जब वो बोल पाएगा क्या, तो लवांग जी कैसा फ़ील करेगा, और लवांग जी कैसे उसे उसके ट्रॉमा से बाहर निकालने में हेल्प करेगा, और आगे चल के विंग को कैसे वांग जी सपोर्ट करेगा। जी हाँ, इस स्टोरी में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इनकी नफ़रत से लेकर इनका प्यार और इनकी टकरार। तो चलिए हम इस स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं। वांग जी का जो ब्रदर होता है, एल्डर ब्रदर, वो कहीं मिल नहीं रहा होता। उसका ब्रदर उससे कुछ दिन के वेकेशन के नाम पर बाहर गया होता है। वांग जी जैसे ही अपने ब्रदर को फ़ोन लगाता है, उसके ब्रदर के फ़ोन नहीं मिलते। वो जहाँ उसका ब्रदर वेकेशन मनाने के लिए गया हुआ था वहाँ फ़ोन करता है, तो पता चलता है कि लेन शिचेन या फिर लेन ग्रुप में से किसी के नाम पे भी कोई बुकिंग नहीं हुई, और वहाँ पर लेन शिचेन कभी पहुँचा ही नहीं था। वांग जी को बहुत घबराहट होने लगती है। उसे पता था कि उसके अंकल बिज़नेस के लिए बाहर गए हैं, और यहाँ पे लवांग जी का एक छोटा ब्रदर भी है, लेन शिजुई, जो कि उसका थर्ड ब्रदर है। फर्स्ट लेन शिचेन है, सेकंड लेन वांग जी है, और तीसरा हमारा लेन शिजुई है। वो अपने टीनेज ब्रदर पे कभी भी कोई काम ज़्यादातर नहीं डाला करता था। उसका ब्रदर 18 साल का है, और यहाँ पर जो हमारा प्यारा लवांग जी है वो 24 साल का है, और 26 साल के जेवजुन हैं। जेवजुन अचानक से कहाँ गायब हो गए लवांग जी को नहीं पता, लेकिन इस वक्त उनका सबसे बड़ा राइवल जो है वो है जियांग फैमिली, जो कि जिसे वो कुछ काम करवाना चाहते थे, लेकिन जो जियांग फेंगमिया है वो उनके कहने से भी वो काम नहीं करते, और वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं करूँगा। तो इस वक्त लवांग जी को सबसे ज़्यादा शौक
इसी चीज़ का लगा होता है कि उसके ब्रदर गायब हुए हैं। शायद इसमें जियांग फैमिली का हाथ हो सकता है या जियांग फैमिली का हाथ हो सकता है, क्योंकि परसों तरसों उनसे मीटिंग करने जो है हमारे लाइन शिचन ही गए थे, जब जियांग फैमिया ने उनके मुंह पे उन्हें मना कर दिया था। और उस मीटिंग में वांगजी भी था। वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे जियांग फैमिया इतना गुस्सा हो गए हैं कि वो उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर लाइन शिचन जैसे जैसे बातों को संभाल लेते हैं और आज उसे पता चलता है कि उसके ब्रदर कहीं ना कहीं गायब हैं, तो उसे डाउट होता है जियांग फैमिया पे, और वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जियांग फैमिया के किसी भी एक बच्चे को उठाकर वो लोग किडनैप कर यहाँ ले आएँ। अगर उसके ब्रदर को कुछ होता है तो वो भी जियांग फैमिया के बच्चे की गर्दन काट देगा, इवन उसकी पूरी फैमिली को उड़ा देगा। लेकिन उससे पहले उसे बार्गेनिंग चिप के लिए जियांग फैमिया का बेबी चाहिए, मतलब बच्चा चाहिए। तो उसकी टीम जियांग फैमिया के घर के आसपास सिविल ड्रेस में घूमने लग जाती है। वो लोग जियांग फैमिया पे और उसके घर पे नज़र रख रहे होते हैं। जियांग फैमिया के जो बच्चे होते हैं वो लोग भी वेकेशन मनाने बाहर गए होते हैं। सिर्फ घर में एक म्यूट बच्चा ही रह जाता है, वो है विंग। विंग को गार्डनिंग करनी बहुत पसंद थी और पेंटिंग करना भी। वो अक्सर अपनी छोटी सी कैट को घुमाने के लिए बाहर लेके जाता था। जो लवांगजी के भेजे हुए गैंगस्टर्स थे, उन्होंने विंग का सारा डेटा अपने चीज़ों में जो है वो सेलेक्ट कर लिया था, इंसर्ट कर दिया था कि विंग कब बाहर आता है, कब बाहर जाता है, और विंग क्या खाता है, क्या पीता है। विंग के सोने से लेकर उठने तक का सारा डेटा उन्होंने अपने पास फीड कर लिया था, ताकि विंग जब घर से बाहर निकलेगा अपनी उस लिटिल सी कैट को घुमाने के लिए, तो ये लोग उसे किडनैप कर लेंगे। और ऐसा ही होता है। विंग सुबह उठता है, वो अपनी कैट को बहुत प्यार करता है। फिर वो एक कप कॉफ़ी का बनाता है। कॉफ़ी पीते पीते वो अपनी अधूरी पेंटिंग को फिनिश करने वाला होता है आज, लेकिन उसे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो बहुत ही फ्रजाइल था। बचपन से ही थोड़ा बीमार रहने वाला शख्स था वो, इसलिए वो अपनी कैट को भी दूध और ब्रेड ऑफ़र करता है। वो उसे खाने के लिए देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे विंग फ्रेश होकर नहा धोकर पेंटिंग करने बैठता है। उसे पेंटिंग के कलर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो अपनी कैट से कहता है कि देखा तुमने, मेरे पेंटिंग के कलर परसों तबाह कर दिए थे, इसलिए जो कलर मुझे यहाँ करना है वो मिल नहीं रहा। उसकी कैट भी उसकी लैप पे आके बैठ जाती है। तो वो कहता है, अच्छा अब तुम बन के दिखा रही हो, पहले तो मेरे सारे पेंटिंग के कलर तबाह कर दिए, और अब देखो कितनी बड़ी इनोसेंट बन रही हो। तुम्हारा नाम तो तबाही होना चाहिए। लेकिन उसकी जो कैट थी बहुत ही क्यूट थी, और उसने अपनी कैट का नाम ई रखा हुआ था, और वो प्यार से उसे ई बुलाता था। वो कहता है, ई चलो ना बाहर चलते हैं, मुझे कलर लेके आने हैं, और मैं तुम्हारे लिए कैट फूड भी ले लूँगा। वो ई तुरंत से उसकी गालों को चाटती है और उसके साथ चलने लगती है। वो अपनी कैट का पट्टा भी उसके गले में डाल देता है, और वो अपनी कैट को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है। पर कैट पट्टा पहनने से इनकार करती है, तो वो कैट का बॉक्स निकाल लेता है, जिसमें वो अक्सर अपनी कैट को घुमाने लेके जाता था। वो अपनी कैट को उस बॉक्स में रख देता है और उस बॉक्स को अपने हाथों में पकड़ लेता है, और वो धीरे धीरे अपनी कैट को घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है। वो अपनी कैट से म्यूट भाषा में बात ही कर रहा होता है। वो इशारों में अक्सर अपनी कैट से बात किया करता था कि जी हाँ, जो आप ये अभी तक सब सुन रहे हैं, वो अपनी साइन लैंग्वेज में अपनी कैट को बोल रहा था, ना कि अपनी आवाज़ से। वो अपनी कैट को इशारों में ई बुलाता था। ई मतलब 1, और वो 1 का जब भी इशारा करता था, यानी कि 1 का इशारा, तो उसकी कैट भागी आती थी, क्योंकि उसने अपनी कैट का नाम ई रखा हुआ था। चाइनीज़ लैंग्वेज में 1 यानी कि 1 को ई बोलते हैं, तो वो ऐसे ही उसे बुला लेता है। तभी वो ई को बाहर घुमाने लेके जा रहा होता है। वो एक पेपर पेंसिल पे सब लिख लेता है जो उसे चाहिए होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था और सब लोगों को साइन लैंग्वेज नहीं आती। वो पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड था, तो वो इंग्लिश और चाइनीज़ में अपनी लैंग्वेज में सब चीज़ें लिख लेता है, उसे क्या क्या चाहिए। वो सारा सामान
डालता है और उसके बाद अपनी क्यूट सी प्यारे से कपड़े पहन के वो बाहर निकल जाता है अपनी कैट को लेके। उसकी कैट उसके साथ हमेशा रहा करती थी उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए और उससे बहुत प्यार करती थी। जब वो कैट को टहलाने के लिए लेके जाता है उसे समझ आ जाता है, क्योंकि जो लोग वैसे फिज़िकली रूप से डिसेबल होते हैं या स्पेशल होते हैं उन लोगों की सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। इसलिए विंग को थोड़ी गड़बड़ लगती है कि शायद उसके आसपास कोई आ रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे 2 लड़के चल रहे होते हैं जो कि बहुत नॉर्मल से लग रहे होते हैं, जैसे कि किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि वांगची ने पहले ही कहा था तुम लोग बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में उसका पीछा करना। तभी वहाँ आसपास जब विंग जा रहा होता है तो एक गाड़ी आके रुकती है। वो गाड़ी बिल्कुल वैन टाइप थी जिसे किडनैपिंग के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है, और वो उस गाड़ी से 2 लड़के उतरते हैं और वो विंग को कुछ सुंघाने की कोशिश करते हैं। विंग अपनी कैट को खोलता है और उन पे झपटा मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी पीछे से वो जो 2 लड़के सिविल ड्रेस में, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, वो रुमाल उनके हाथों में ही होता है और वो विंग को पकड़ के बेहोश कर देते हैं जब विंग उनसे हेल्प मांगने जाता है। और वो विंग को बेहोश करने के बाद विंग के आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और विंग को गाड़ी में भर लेते हैं। और उसके बाद वो सारे के सारे उस गाड़ी में बैठ के, पीछे से 2 गाड़ियाँ और आती हैं, वो सारी की सारी गाड़ी लैन हाउस चली जाती हैं। और जो हमारा बेचारा विंग होता है वो लवांगची के घर पहुंच जाता है। जी हाँ, लैन हाउस, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा हाउस था, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऐसी जगह जहाँ पर सपने में भी कोई घुसने से डरता था। चोर चकारे तो बहुत दूर की बात है, अच्छे अच्छे गैंगस्टर की फट जाया करती थी लैन हाउस के नाम से, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उस जगह जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता घुसने की, उस जगह वो लोग विंग को ले आते हैं। विंग के घर में कोई भी नहीं था। मैडम यू काम पे गई हुई थी, जियांग फेंगमिया भी और उसके दोनों भाई, मतलब भाई बहन घूमने गए हुए थे। विंग को वो लोग ले आते हैं और उसके बाद वो विंग को एक चेयर से बांध देते हैं। विंग बहुत ही फ्रजाइल सा था, उसने अपनी टी-शर्ट और लोअर पहना हुआ था। वो बहुत फंकी सा लग रहा था, क्यूट सा वाइट रंग की टी-शर्ट, और वो बहुत ही बेबी फेस था। वो लोग उसे लाके जब चेयर से बांध देते हैं तो रस्सी वो जैसे ही टाइट बांधते हैं उसकी स्किन पे थोड़े से लाल रशेस पड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा लवांगची को फ़ोन मिलाता है और कहता है, बॉस हम जियांग फेंगमिया के बेटे को ले आए। वो लोग कहते हैं, वेरी गुड, उसे अभी बांध के रखो, मैं अभी वहीं पहुंचता हूँ। उसे कुछ होना नहीं चाहिए और उसे कोई तकलीफ़ मत देना, मैं खुद उसे इंटेरोगेट करूँगा। लवांगची अपने हाथों में एक बड़ी सी रिंग पहनता है जिससे लोगों के जबड़े तोड़ दिए जाते थे, और वो अपनी गन वगैरह भी अपने साथ लेता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें लेने के बाद नीचे जाता है अपने बेसमेंट में, जहाँ पे उसने विंग को लेके आए होते हैं। वो जैसे ही वहाँ जाता है, वहाँ पे उसने काले चश्मे लगाए होते हैं, उसके हाथ में वो गन होती है और उसके हाथों में वो अंगूठी होती है जिससे किसी का भी जबड़ा तोड़ा जा सकता है। वो सबको करंट और ना जाने कितनी सारी चीज़ें लाने को कहता है, क्योंकि उससे लग रहा था शायद जियांग फेंगमिया का बेटा बहुत ही खूंखार होगा, क्योंकि उसने सुना था कि उसका जो बेटा है वो बहुत ही चिड़चिड़ा सा है। और वो एकदम से वहाँ आता है, वो देखता है वहाँ पर तो एक फ्रजाइल सा, एक नाजुक सा लड़का बैठा हुआ है जो कि बहुत ही पतला है, और शायद अगर उसे फूंक भी मारी तो वो उड़ जाएगा। इतना पतला और कमज़ोर सा लड़का। वो जब भी उन लोगों को देखता है, विंग यहाँ पर बेहोश था क्योंकि उसे जो है एनेस्थीसिया सुंघाया गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। वो सबसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो ये जियांग फेंगमिया का बेटा है? इतना कमज़ोर मरियल, ये तो उसका सर्वेंट बॉय लग रहा है। किस एंगल से कोई कहेगा कि ये उसका बेटा है? उसका बेटे का तो ओरा होना चाहिए था। इसके कपड़े देखो, इसके कपड़ों पे तो रंग लगा हुआ है। क्या कहीं तुम किसी नौकर को तो नहीं उठा लाए? तो वो लोग कहते हैं नहीं, ये जियांग फेंगमिया का बेटा है, जिसे जियांग फेंगमिया अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। उनके दोनों बच्चे कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ गए हुए हैं, सिर्फ यही घर पे था। जियांग फेंगमिया की जो वाइफ है वो भी बाहर गई हुई थी, तो हम इसे उठा लाए। लवांगची उसका चेहरा देखता है, बहुत ही बेबी फेस होता है उसका, पतला स्लिम टांडा सा बच्चा, सूखा सा, जिसे फूंक मारते ही हवा में उड़ जाएगा। वांगजी कहता है, मुझे तो लगता है कि इसे ग्लूकोज चढ़ेगा क्योंकि ये इतना कमज़ोर है।
वो लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये अभी उठ जाएगा। वांगजी एक गिलास में पानी भरता है और विंग के चेहरे पे मारता है। विंग घबराहट से उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है वो कोशिश करता है कि वो अपने हाथ पैर हिलाए, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। लेकिन एकदम से उसे झटका सा लगता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वो मुंडी हिलाता रहता है। उसकी आंखों पे भी पट्टी थी तो वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी लवांगजी उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ मेरा ब्रदर कहाँ है, तुम मुझे जल्दी से जल्दी बता दो। जैसे ही मेरा ब्रदर मिल जाएगा तुम यहाँ से जा सकते हो। वी विजयन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके सामने ये कौन है। उसे ना तो अपने फादर के बिज़नेस का पता था, उसके भाई बहन क्या करते हैं उसे इतना भी नहीं पता होता था। वो अपने ही पेंटिंग और अपनी ही गुमसुम दुनिया में गायब रहा करता था। विंग समझ ही नहीं पाता इसके सामने कौन लोग आ गए हैं। और विंग तो बोल भी नहीं सकता था, वो इशारों में बात कर सकता था और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वांगजी उसे देखता है और कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, पहले मुझे ये बताओ मेरे ब्रदर कहाँ है। विंग कुछ नहीं बोल पाता, ना ही उसे कुछ समझ आता है। वांगजी गुस्से में कहता है तुम बता रहे हो या नहीं। विंग कुछ नहीं कह पाता, वो बस अपनी मुंडी हिला रहा होता है और वो नहीं कह रहा होता है। नहीं मतलब उसे नहीं पता, लेकिन वांगजी समझता है वो नहीं बताना चाहता। तो वांगजी उसके जबड़े को ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम मुझे नहीं बताओगे मेरे ब्रदर कहाँ हैं। तो विंग घबरा जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो सिसकियाँ लेने लगता है। ये देख के वांगजी भी डर जाता है और कहता है कितने डरपोक हो तुम, फिर भी तुम इतने ज़िद्दी हो कि तुम मुझे बता नहीं रहे मेरे ब्रदर कहाँ हैं। विंग कुछ नहीं बोल पाता। तो वो आदमी कहता है इसे कुछ मत करिए, क्या पता ये मर वर गया तो खामखा जियांग फैमिली हमारे सर हो जाएगी। मुझे लगता है इसकी पट्टी खोल देनी चाहिए, जब ये आपको देखेगा तो अपने आप डर के सारे नाम उगल देगा। विंग की आंखों से वो लोग पट्टी हटाते हैं और विंग जैसे ही वांगजी का हैंडसम फेस देखता है वो हैरान रह जाता है। अक्सर इस गैंगस्टर की बातें टीवी में चला करती थी, लेकिन उसका चेहरा कोई नहीं जानता था। विंग को वांगजी बहुत क्यूट सा लगता है, लेकिन वो घबरा जाता है। वो उसके सामने काले काले मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े मुस्टंडे से होते हैं, कुछ गंजे होते हैं, कुछ के दांत टूटे हुए और बहुत ही खूंखार। ऐसा लग रहा था जैसे सारे के सारे रेसलर हों। उन्हीं में एक स्मार्ट वांगजी ही था। वांगजी उसे देखता है और कहता है अब तुम बोलोगे, तुम क्या कहना चाहते हो। तो विंग इशारों में उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। वो कहता है ऊँ ऊँ। तो वांगजी कहता है क्या ऊँ कर रहे हो, बताओ मुझे। तो वो अपने हाथों से एक इशारा करता है, तो उसमें एक लड़का कहता है शायद इसे सदमा लगा है, ये बेचारा तो आपकी शक्ल देखने के बाद बोल भी नहीं पा रहा, क्या तुम लिखना चाहोगे। तभी वी विजयन मुंडी हिला के हाँ में जवाब देता है। तो वो लोग वी विजयन को पेन देते हैं। विंग लिखता है कि मैं बोल नहीं पाता। वांगजी हैरान हो जाता है और कहता है क्या बकवास है ये। वो कहता है मैं जन्म से ही म्यूट हूँ और मैं बोल नहीं सकता, और आप कौन हैं मैं आपको नहीं जानता, और आपके भाई कौन हैं मैं उन्हें भी नहीं जानता, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। वांगजी कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, और वो विंग के सामने आंखों के सामने अपनी रिंग ला देता है, जिससे किसी का भी जबड़ा टूट सकता था। विंग इतना घबरा जाता है कि वो अपनी आंखें बंद कर देता है, लेकिन उसकी चीख से आंसू टपकने लगते हैं। विंग चुप हो जाता है बिल्कुल और अपने मुंह को भी बंद कर लेता है। तभी वांगजी रुक जाता है और कहता है तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो, बता क्यों नहीं देते मेरे ब्रदर कहाँ हैं। विंग आंखों से इशारा करते हुए बोलता है उसे नहीं पता। वांगजी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ खुलवा रहा हूँ, तुम मुझे लिख के बताओ अगर तुम कंफर्टेबल हो तो, और अगर तुमने ज़्यादा होशियारी की तो वो अपनी गन निकाल लेता है, मैं तुम्हें यहीं शूट कर दूँगा सिर में। विंग डर के मारे सारे उसके हाथ खोलते हैं और विंग पेंसिल घबराते घबराते उठाता है, उसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो लिखता है कि मैं बोल नहीं सकता और आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। तभी वांगजी उससे पूछता है तुम्हारे फादर हमारे बिज़नेस राइवल हैं, क्या तुम्हें पता है। वो कहता है मुझे मेरे फादर के बिज़नेस, वो क्या करते हैं क्या नहीं, उसका कुछ भी नहीं पता। तब वो कहते हैं क्या तुम मेरे ब्रदर को जानते हो। विंग ना में मुंडी हिला देता है। वो कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हारे फादर ने मेरे ब्रदर को किडनैप किया है, और जब तक मेरे फादर नहीं मिल जाते तुम मेरे साथ रहोगे। वांगजी बोलता है। विंग कहता है इशारों में साइन लैंग्वेज में
कि मैं आपके ब्रदर को नहीं जानता, अगर ऐसा है तो मैं अपने फादर से बात करूँगा, वो आपके भाई को भिजवा देंगे। लेकिन किसी को भी उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। फिर वो अपने माथे पे हाथ मारते ही कहता है 1 मिनट, और उसके बाद वो लिख के बताता है कि अगर आपके भाई को मेरे फादर ने किडनैप किया है तो मैं अपने फादर से कहूँगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। तो वांग जी कहता है तुम्हें मेरी शक्ल पे बेवकूफ़ लिखा हुआ दिखता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से बात करने दूँ? जब तक मेरे ब्रदर का कोई अता पता नहीं चलता तुम्हारी खबर भी तुम्हारे फादर तक कभी नहीं पहुँचेगी। अपने आप वो समझ जाएंगे कि किसने तुम्हें किडनैप किया है और वो सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, और यहाँ तक कि वो इस डील को भी पक्का से करेंगे जो कि हम करना चाहते हैं। विंग कहता है मुझे जाने दो, मेरा आपके काम से, आपकी प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, तो आप मुझे क्यों बंदी बना के रख रहे हो? तो वांग जी कहता है हमारे प्रोफाइल में यही सब चलता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं या मैं कौन हूँ? विंग सिर हिला देता है और मना करता है। वांग जी कहता है कि ओके, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। विंग वहाँ पे बहुत थका थका महसूस करता है और वो अपने सिर पे हाथ लगाने लगता है क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी। इतना अंधेरा, इतना सब कुछ देखने के बाद उसे वो ट्रॉमा याद आता है जो उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था। इसके बाद विंग एकदम से लिखते लिखते वहाँ बेहोश हो जाता है। वांग जी जो है वो विंग को चेक करता है, उसे लगता है विंग ड्रामा कर रहा है, लेकिन विंग सच में बेहोश हो गया था। उसकी पल्स रेट भी धीरे चलने लगी थी। वांग जी घबरा जाता है और उसके बाद वो विंग को गोदी में उठाता है और उन सबको कहता है कि फटाफट से डॉक्टर को बुलाओ। वो लोग वांग जी के डॉक्टर को बुलाते हैं और उसका डॉक्टर और कोई नहीं होता, उसका डॉक्टर होता है सोंगलेन। वो वहाँ आता है और यहाँ पर उसका राइट हैंड शू यंग भी घर में घूमता घूमता आता है। वो वांग जी से पूछता है कि क्या शिचन ब्रदर मिले? तो वांग जी कहता है नहीं, उनका कोई पता नहीं, मैंने जियांग के बेटे को उठा लिया है, वो कमरे में है। वो कहता है क्या तुमने उसे मारा नहीं? मैं होता तो उसका जबड़ा तोड़ देता। तो वो कहता है वो गूंगा है और उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके फादर क्या काम करते हैं और क्या नहीं, और किसी इनोसेंट को हमारे यहाँ पर गैंगस्टर रूल के अकॉर्डिंग मारना पाप होता है, इसलिए मैं किसी इनोसेंट को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुँचा सकता, और ना ही तुम ये सब सोचना, क्योंकि वो अगर इनोसेंट है तो उसे मारना हमारे उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। शू यंग भी हामी भरते हुए कहता है ओके ब्रदर, वैसे मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। वो कहता है सोंगलेन यहाँ पर देखने आया है कि उसे क्या हुआ है। सोंगलेन आता है और कहता है कि ये बहुत वीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो गया है, इसे थोड़ी सी देर आराम करना होगा। मैंने इसे एक इंजेक्शन दे दिया है, मुझे लगता है हमें इसे एक ड्रिप चढ़ानी होगी, इसका एकदम से बीपी और शुगर लेवल कम आ गया है, मुझे इसे ड्रिप चढ़ाकर थोड़ा सा रिलैक्स करवाना होगा। तो जो हमारा वांग जी होता है वो कहता है कितना फ्रेजाइल है ये, कोमल बिल्कुल, कोई ओमेगा इतना कोमल कैसे हो सकता है? तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता ये ओमेगा है? वो कहता है वांग जी फ्रिक्वेंस से, ओब्वियसली, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। वांग जी जो है वो सोंगलेन को कहता है कि ठीक है तुम इसे ड्रिप चढ़ा दो और कोशिश करना ये जल्दी होश में आए, मुझे इससे बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। और वो शुयंग को कहता है कि तुम पूरी नज़र रखो, कहाँ हैं मेरे ब्रदर और जियांग फैमिया के बच्चे भी कहाँ हैं, क्योंकि वो इसे भी नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं। बाकी मैं इसका टेस्ट करवाऊँगा कि ये जो भी बोल रहा है वो सच है या नहीं, कहीं ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। शुइंग कहता है ऑफ कोर्स जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करना, बस अगर ये इतना फ्रेजाइल है तो इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब क्यूट ओमेगा को कोई भी दुख या दर्द देता है। वांग जी कहता है ओ शट अप शुयांग, तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? शुयांग कहता है ओके मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ इस क्यूट से ओमेगा का ख्याल रखना। तो गाइस आपको क्या लगता है वांग जी और जो हमारे व्यूजियन की मुलाकात इतनी खट्टी हुई है, इसके बाद इनके बीच में कैसी राइवलरी होनी चाहिए, और आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है? जेवजुन कहाँ गायब हैं किसी को नहीं पता, और क्या सच में जियांग फैंगमिया ने जेवजुन को किडनैप किया है या जेवजुन अपने आप से कहीं फ़रार हो गए हैं? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, और आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसी लग रही है, आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।